हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:15 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं इतने दिनों से उठकर पढ़ रही हूँ। अब मैं जब कभी कभी लेट भी उठती हूँ तो गर्म पानी पीना मेरी एक हैबिट हो गई है और मैंने एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप कर ली है। पानी पीने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। अब एग्ज़ाम में केवल आपके 1 वीक ही बचे हुए हैं तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा कर रही हूँ। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45, तो चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टाइमर ऑन कर लूँगी और आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ CDP के यूनिट 4 और यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स। अब हमारे एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, केवल 7 डेज़ ही बचे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डाइवर्ट कम हो। मैं आपको हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि आप ज़्यादा डाइवर्ट मत होइएगा। अगर आपको किसी भी टीचर की मैराथन सेशन देखनी है तो जिस टीचर पर आप ट्रस्ट करते हैं उसे ट्रस्ट करके बस किसी एक टीचर का ही मैराथन सेशन देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट को पढ़ने के लिए हर एक टीचर के मैराथन सेशन देखने लग जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक यूनिट जो भी है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप हर अलग अलग टीचर से पढ़िएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि हर टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। अगर आप उसी यूनिट को एक ही टीचर से 5 बार पढ़ लेते हैं ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि आप उसी यूनिट को 5 अलग अलग टीचर से पढ़ें। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको मैराथन सेशन देखना ही है तो किसी एक ही टीचर का देखिए, हर टीचर को फॉलो करने मत लग जाइए। अगर आप अभी ऐसा करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ आपका परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम में इसका इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डाइवर्ट मत होइए। 2 hours later. बहुत सारी मेरी व्यूअर्स ये भी कमेंट कर रही थी कि उनके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर इसके लिए उनको क्या करना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लग रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए, कोई भी जो मॉक टेस्ट है वो 100% सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। अगर कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट बन जाना जो एकदम एग्ज़ाम की तरह पेपर डिज़ाइन करने लग जाए तो वो मॉक टेस्ट बहुत फेमस हो जाएगा। देखिए, कोई भी जो मॉक टेस्ट है या फिर आप किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से या किसी भी टीचर की खरीद रहे हैं तो उनको खुद नहीं पता है कि 100% एग्ज़ाम में कैसा पेपर आने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क, तो इससे रिलेटेड आपके जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस को उठाकर मॉक में डाल देते हैं। तो फिर वहीं से हम मॉक सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नंबर कम आते हैं या फिर हमारे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पाते हैं। तो इससे आप खुद को जज मत करने लग जाइए। आप सभी ने बहुत बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप खुद बताइए कि जब आप पहले मॉक सॉल्व करते थे और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या दोनों पेपर का लेवल सेम होता है? नहीं ना। अगर आप बैंकिंग की भी या फिर SSC की भी पहले कभी तैयारी कर चुके हैं तो आपने ये कभी ना कभी फील किया होगा कि मॉक में क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली टफ होते हैं और बैंक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं। तो प्लीज़ अभी आप अपने आप को जज मत करिए, क्योंकि जब आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं तो फिर आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आप डिस्करेज कर लेते हैं खुद को कि आपसे ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मॉक के जो नंबर हैं वो आपके परफॉर्मेंस को 100% जज नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है अपनी तैयारी पर अच्छे से रखिए, मॉक दीजिए। उसमें से जो नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको आप हर दिन प्रैक्टिस करते जाइए, लर्न करते जाइए, ये अच्छा तरीका होगा। लेकिन मॉक के नंबर देखकर आपको डिस्करेज करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ये भी कमेंट आया था जिसमें मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि दी मेरे मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करूं, मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूं या फिर गिव अप कर दूं। तो आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि डोंट डिक्रीज़ योर गोल, इंक्रीज़ योर एफर्ट। देखिए, अगर आपने तैयारी शुरू की है तो आपको उसको एंड तक लेकर जाना है, बीच में आपको गिव अप नहीं करना है। भले ही अगर आपके अभी कम नंबर आ रहे हैं और आपका KVS का एग्ज़ाम, मैं ऐसा भी मान लेती हूँ कि हो सकता है कि आपका ना भी निकले, लेकिन KVS के बाद अभी 1-2 महीने के बाद DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो तैयारी है ना आपकी, उसमें बहुत काम देगी। और आप मेरा ट्रस्ट करिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अप्रैल या मई में DSSB की वैकेंसी ज़रूर आएगी।
2022 में ही ये पीआरटी की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है, कुछ वजह से डिले हो गई है। लेकिन 2023 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल या मई में DSSB की वैकेंसी आएगी। तो आप में से जितने लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनके मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, आप अपने आप को दोषी मत समझिए या खुद को डिस्करेज मत करिए। अपने एफर्ट को अभी से डबल कर दीजिए, ताकि जब DSSB की वैकेंसी आए तो आपका उसमें सिलेक्शन पक्का हो जाए। नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टेट में टीचिंग की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत लंबे टाइम से टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है। जैसे झारखंड में तो बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई है टीचिंग की, और बिहार में भी बहुत दिनों के बाद ही वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसी तरह का हाल और सारे स्टेट्स का भी है। तो बस आप इतना सोचिए कि जब भी वैकेंसीज आएंगी आपको उस समय के लिए तैयार रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर कोई वैकेंसी आए टीचिंग की और अगले साल भी आपका यही हाल रहे, और आप अगले साल भी आप ऐसे ही अपने मार्क्स को देखकर डीमोटिवेट होते रहे। खुद को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ इतनी स्ट्रांग कर लीजिए कि कभी भी वैकेंसी आए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एक लॉन्ग टर्म विज़न रखेंगे ना, तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप दूर का सोचेंगे तो आपको पढ़ाई करने का मन करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। तो बस अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको चैनलाइज़ कीजिए, और चैनलाइज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़िए। आप जिस स्टेट में हैं, हर स्टेट में वैकेंसीज आएंगी टीचिंग की, और हमें हमेशा ना अच्छे के लिए होप करना चाहिए। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इतना मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि वैकेंसीज आएंगी और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब आप ये भी टेंशन मत लेने लग जाइएगा कि अगर वैकेंसीज आएंगी तो सिलेबस चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी इंग्लिश हर टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, और हिंदी इंग्लिश में क्या ही सिलेबस चेंज कर देगा। अगर CDP ही है तो उसका बेसिक्स तो कोई चेंज नहीं कर देगा ना। हाँ, कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो रूट है, वो तो आपका वही रहेगा, CTET वाला। तो बस सभी इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए धीरे धीरे करके। और केवल KVS एग्ज़ाम नहीं, इस साल में जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सबको क्रैक करने के लिए तैयार रहिए। KVS के एग्ज़ाम के बाद मैं फिर से अपने DSSB के प्रिपरेशन में लग जाऊंगी, और मैं तब आपको एकदम एक एक चीज़ बताऊंगी कि कौन सी चीज़ को कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है। आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, और इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लगाऊंगी मॉक, और देखते हैं कि आज मॉक में मेरे कितने नंबर आते हैं। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी, और आज मैं मॉक नंबर 18 सॉल्व कर रही हूँ। आप भी मॉक नंबर 18 सॉल्व कीजिएगा, और अपने मार्क्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मॉक बनाना शुरू करते हैं। मॉक देने के लिए मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसे मुझे एग्ज़ाम में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने सोचा है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी तो मैं सबसे पहले पेडागॉजी सॉल्व करूंगी, क्योंकि पेडागॉजी का जो सेक्शन है वो वास्ट है, 60 मार्क्स का है। और दूसरी बात ये कि पेडागॉजी को बनाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन पर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एक तो लंबे लंबे होते हैं और उसके ऑप्शंस भी लंबे लंबे आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले पेडागॉजी करूँगी, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है स्टार्टिंग में, तब हम ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं और अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं हर ऑप्शन को, किस ऑप्शन को हमें ओमिट करना है और किस ऑप्शन को टिक करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है पेडागॉजी में, और बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विच इज़ नॉट करेक्ट इन द फॉलोइंग। तो कभी कभी हमसे दिक्कत हो जाती है कि हम नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और ऑप्शन गलत मार्क कर देते हैं। और आज के ना मॉक में मैंने 2-3 क्वेश्चन में ऐसे ही कर दिया है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पेडागॉजी सॉल्व करूंगी, टाइम देकर अच्छे से पेडागॉजी बनाऊंगी, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करूंगी। यहाँ पर मैंने मॉक सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर मैं अभी सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर रही थी। देखिए, जब मैं घर में मॉक बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊब जाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जल्दी से मॉक सबमिट करके अपना मार्क्स चेक कर लूँ। मार्क्स चेक करने की ज़्यादा हड़बड़ी होती है मुझे यहाँ पर। और आज मेरे मॉक में है 132 मार्क्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 132 जो है वो मेरे लकी नंबर बन गया है। लास्ट 3-4 मॉक में मेरे 132, 133 और 135 ये नंबर्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि आगे मैं अपने मॉक में नंबर को कैसे इंक्रीज़ कर पाती हूँ। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी न कभी आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे।
आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।